साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको दो राम भक्तों की प्रेम कहानी सुनाऊंगा, दास्ताने मोहब्बत, जो बहुत लोग नहीं जानते। इन राम भक्तों के नाम है सन्यासिन उमा भारती और गोविंदाचार्य। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पहले दोनों राम भक्तों के बारे में आपको बता दूं। ये जो सन्यासिन उमा भारती हैं, ये राम मंदिर आंदोलन के बाद से चर्चा में आई। जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था भाजपा आरएसएस का, संघ परिवार का, तो ये घूम घूम कर भड़काऊ भाषण दिया करती थी, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी किया करती थी, दंगे भड़काती थी, समाज में नफरत का जहर घोलती थी, और इसमें कोई लक्षण सन्यासिन वाले नहीं थे। लेकिन लोगों ने सन्यासिन उमा भारती नाम दे दिया, मीडिया वालों ने इसको महिमा मंडित कर दिया, फायर ब्रांड लीडर करने लगे। उसके बाद ये राजनीति में तो पहुंच ही चुकी थी। 2003 में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, और मुख्यमंत्री के रूप में भी बहुत विवादित कार्यकाल रहा। कभी अपने पालतू कुत्ते को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाती थी, कभी कुछ कर देती थी। बाद में ऐसा हुआ कि एक कर्नाटक में हुबली में कांड हुआ था। उस कांड के सिलसिले में उमा भारती के विरुद्ध वारंट जारी हो गया कोर्ट से, और उमा भारती को जेल जाना पड़ा और मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। मतलब मुख्यमंत्री आवास से ये सीधे जेल पहुंच गई। उमा भारती आगे चलकर केंद्र सरकार में मंत्री रही, मोदी सरकार में भी मंत्री रही। नमामि गंगे प्रोजेक्ट इसने चलाया, गंगा की साफ सफाई के लिए। गंगा तो साफ हुई नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए का बंदरबांट हो गया। लेकिन मोदी के आने के बाद धीरे धीरे उमा भारती हाशिए पर चली गई, क्योंकि उमा भारती को माना जाता था कि एलके आडवाणी कैंप की है, आडवाणी खेमे की है। और मोदी जी का जब गुजराती गिरोह आया और गुजराती गिरोह ने भाजपा पर कब्जा कर लिया, तो आडवाणी खेमे के लोगों को चुन चुन कर ठिकाने लगा दिया गया। खुद एलके आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया गया, वहां वो आजकल झाल बजा रहे हैं। और उमा भारती भी अब राजनीतिक गुमनामी में। दूसरे जो राम भक्त हैं इस कहानी के, उनका नाम है के एन गोविंदाचार्य। गोविंदाचार्य का जन्म हुआ था कर्नाटक में, समंदर के किनारे एक छोटा सा शहर है उडुपी। मैं उडुपी शहर जा चुका हूँ। छोटा सा शहर है, और यहाँ के जो ब्राह्मण होते हैं, उडुपी ब्राह्मण, वो दक्षिण भारतीय खाना बहुत शानदार बनाते हैं, इडली डोसा सांभर वड़ा वगैरह। और दुनिया भर में इन लोगों ने उडुपी रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। बम्बई में तो उडुपी रेस्टोरेंट की बिल्कुल भरमार है। तो गोविंदाचार्य इसी उडुपी में पैदा हुआ, और फिर उसने बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, शिक्षा ग्रहण की। फिर आरएसएस से जुड़ गया। आरएसएस का ऐसे विचारकों में हुआ जिनकी विचारधारा ही नफरत पर आधारित होती है। उमा भारती और गोविंदाचार्य की प्रेम कहानी शुरू हुई 1991 में। राजीव गांधी की हत्या के बाद दोनों की दिल्ली में मुलाकात हुई, और फिर दोनों करीब आते गए। उमा भारती प्यार से गोविंदाचार्य को गोविंद जी कहकर बुलाती थी, और उमा भारती अक्सर खुद गाड़ी ड्राइव करके चली जाती थी गोविंदाचार्य के पास, और फिर गोविंदाचार्य को अपने घर ले आती थी। दोनों साथ साथ खाना खाते थे, साथ साथ घूमते थे, और साथ साथ बहुत अन्य काम भी करते थे। तो इस तरह उमा भारती और गोविंदाचार्य दो जिस्म एक जान हो गए। उमा भारती का हुस्न भी, शबाब जो था, बिल्कुल परवान पर था, और गोविंदाचार्य का इश्क परवान पर था। कुछ लोग बताते हैं कि उमा भारती बिल्कुल गोविंदाचार्य की मोहब्बत में पागल थी। वो कहा करती थी कि गोविंद जी तो गुलाब जामुन की तरह हैं, ऊपर से काला है और अंदर से मीठा।
ऐसी दोनों की मोहब्बत थी। उसके बाद एक समय आया जब गोविंदाचार्य को लगा कि मैं तो उमा भारती के बिना नहीं जी पाऊंगा। तो अब गोविंदाचार्य क्या करे? उन्होंने आडवाणी के माध्यम से उमा भारती को शादी का रिश्ता भिजवाया। अब उमा भारती के घर जब गोविंदाचार्य के शादी का रिश्ता आया, खुद आडवाणी ने कहा कि गोविंदाचार्य तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो उमा भारती का दिल, जो कहते हैं ना, बल्लियों उछल पड़ा। वो तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उमा भारती ने ये बात अपने बड़े भाई को बताई, स्वामी प्रसाद लोधी को। अब ये जो स्वामी प्रसाद लोधी है, ये एक उमा भारती का बड़ा भाई है और उमा भारती के अभिभावक की तरह काम करता है। तो इसने कहा कि मैं एक बार गोविंदाचार्य से मिलना चाहूंगा, मैं अपने होने वाले बहनोई को देखना चाहता हूँ। उमा भारती के साथ स्वामी प्रसाद लोधी पहुंच गया गोविंदाचार्य के घर। गोविंदाचार्य दक्षिण भारतीय हैं, साउथ इंडियन हैं। आप जानते हैं दक्षिण भारत के ऐसे तो सारे हिंदुस्तानी ही काले होते हैं, हम लोग कोई अंग्रेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के भीतर दक्षिण भारतीय लोग थोड़ा ज़्यादा डार्क कम्प्लेक्शन के होते हैं, थोड़ा ज़्यादा काले होते हैं। तो जब गोविंदाचार्य को स्वामी प्रसाद लोधी ने देखा, उमा भारती के बड़े भाई ने, तो वो बिल्कुल उखड़ गए और उन्होंने उमा भारती को गोविंदाचार्य के सामने ही डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हें ऐसा काला कलूटा आदमी ही मिला था शादी करने के लिए, इस काले कलूटे से तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, इस काले कलूटे को तुमने कैसे पसंद कर लिया। अब गोविंदाचार्य की तो फजीहत हो ही गई, उमा भारती की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गोविंदाचार्य के चेहरे पर 12 बजने लगा, उमा भारती का चेहरा भी उतर गया। अब देखिए इन संघियों की जो सोच होती है कितनी छोटी होती है। यदि किसी दूसरे ग्राउंड पर, किसी दूसरे आधार पर गोविंदाचार्य को रिजेक्ट कर दिया जाता, गोविंदाचार्य को ठुकरा दिया जाता, तो बात समझ में आती है। लेकिन किसी के रंग के आधार पर किसी को काला कहकर ठुकराना, ये तो एक बहुत छोटी सोच हो गई। ये तो रंग भेद वाली सोच हो गई। जैसे दक्षिण अफ्रीका में एक समय गोरे काले का रंग भेद होता था और गांधी जी को ट्रेन से इसलिए धक्के देकर उतार दिया गया क्योंकि वो काले थे और उस ट्रेन में सिर्फ गोरे चल सकते थे फर्स्ट क्लास में। तो ये जो गोरे काले की बात है, ये जो रंग भेद वाली बात है, ये कहीं ना कहीं इन संघियों के दिमाग में घुसी रहती है और गोविंदाचार्य को अपमानित करके उन्होंने वहां से हटा दिया कि तुम मेरी बहन से शादी नहीं कर सकते हो। उसके बाद तो क्या हुआ, उमा भारती का दिल बिल्कुल टूट गया। अब दिल टूटने के बाद क्या होगा, तो उसने अपने गुरु से बात की। उमा भारती का भी जो गुरु था, आध्यात्मिक गुरु या जो भी गुरु उसको कहती थी, और उस गुरु ने 1986 में ही उमा भारती को संन्यास लेने के लिए कहा था। लेकिन इतने दिनों उमा भारती ने संन्यास नहीं लिया था। लेकिन जब गोविंदाचार्य से उसकी शादी नहीं हो सकी तो उमा भारती ने 1 नवंबर 1992 को संन्यास ले लिया और वो खुद को सन्यासिन उमा भारती कहने लगी। गोविंदाचार्य उसके गम में ऐसे डूबे कि गोविंदाचार्य ने भी शादी नहीं की। तो दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा, जुलुम भयो रे। दोनों हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया। अब इस पर और भी बहुत सारी थियरी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व संयुक्त निदेशक थे M.K. धर, उन्होंने एक किताब लिखी है। अब मैं पहले बता दूं इंटेलिजेंस ब्यूरो होता क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को संक्षेप में IB कहते हैं। ये भारत सरकार की खुफिया एजेंसी होती है। भारत सरकार की दो खुफिया एजेंसी है, एक है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और एक है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो। रॉ जो होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो देश के बाहर जासूसी का काम करता है, विदेशों में जासूसी का काम करता है। और IB जो होता है वो देश के अंदर जासूसी का काम करता है। जो IB के डायरेक्टर होते हैं उन्हें पूरे देश में सबसे सीनियर IPS अधिकारी माना जाता है। तो IB के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर थे, संयुक्त निदेशक थे M.K. धर,
उन्होंने एक किताब लिखी है ओपन सीक्रेट्स। ओपन सीक्रेट्स का मतलब हुआ खुले हुए रहस्य, मतलब ऐसे रहस्य जो कहने के लिए रहस्य हैं लेकिन जिनको हर कोई जानता है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि उमा भारती और गोविंदाचार्य की शादी इसलिए नहीं टूटी कि स्वामी प्रसाद लोधी ने ऐतराज किया था, बल्कि आरएसएस मुख्यालय ने, नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है, उसने उमा भारती को शादी करने की इजाजत नहीं दी। अब देखिए ये दूसरा पाखंड सामने आया। आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है नफरत पर आधारित है, इसलिए आरएसएस वाले मोहब्बत कभी समझ ही नहीं सकते कि मोहब्बत क्या होती है। आरएसएस वालों को ये लगा, जो नागपुर में बैठे रहते हैं आरएसएस के चीफ, जिसको सर संघ चालक कहते हैं, और सर कार्यवाह और सह संघ चालक, क्या क्या अजीबो गरीब उनके पदनाम होते हैं, उन लोगों ने वीटो कर दिया और उमा भारती की शादी नहीं होने दी। ये सब बातें बहुत दिनों तक कानाफूसी में दबी रही थी, पर्दे के पीछे रही थी, लेकिन 30 जून 2004 को भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ था। उस समय उमा भारती ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, चीफ मिनिस्टर थी। उस कार्यक्रम में बड़े-बड़े लोग थे, उस समय गवर्नर थे मध्य प्रदेश के बलराम जाखड़ और लोग थे। उस कार्यक्रम में गोविंदाचार्य खुद भी मौजूद थे और उस कार्यक्रम में अचानक जो उस समय की मुख्यमंत्री थी उमा भारती ने, उसने अपनी निजी जिंदगी का प्रसंग छेड़ दिया और उमा भारती ने कहा कि देखिए, गोविंद जी ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कुछ कारणों से मेरी शादी हो नहीं सकी, तो फिर मैं सन्यासीन बन गई, ये वो। और वहां बैठे सारे लोग हक्के बक्के रह गए, गोविंदाचार्य भी सब पका गए कि ये क्या हो रहा है। उन लोग की निजी जिंदगी को एक सार्वजनिक मंच से शेयर किया जा रहा है, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा। तो उसके बाद बीजेपी का भी जो आला कमान था, वाजपेयी, आडवाणी वगैरह, वह भी असहज हो गए कि उमा भारती हर जगह ढिंढोरा पीट रही है गोविंदाचार्य से अपने संबंधों का। खैर उसके बाद जैसा मैंने बताया था, कुछ वक्त बाद कर्नाटक के कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया और उमा भारती को जेल जाना पड़ा, उसकी कुर्सी भी चली गई। अब देखिए, उमा भारती ने शादी नहीं की, तो मुझे अफसोस है। अफसोस इस बात का है कि यदि उमा भारती शादी कर चुकी होती तो गोविंदाचार्य के साथ अयोध्या जाती हनीमून मनाने के लिए। स्विट्जरलैंड तो जाते नहीं, ये लोग राम भक्त थे, अयोध्या जाते और फिर उमा भारती के आंगन में भी किलकारियां गूंजती। उमा भारती अपने बच्चों को गोबर और गोमूत्र खिलाकर बड़ा करती और बड़ा होकर वे इतने बड़े सनातनी बन जाते कि रामनवमी के दिन मस्जिद के आगे नाचना शुरू कर देते। तो ये सब मिस कर गई उमा भारती। साथियों, इस वीडियो में मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि प्रेम को मैं कोई अपराध नहीं मानता, मोहब्बत को मैं गुनाह नहीं मानता। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इसमें मैंने इस चीज पर ध्यान आपका दिलाया है कि ये जो संघी लोग होते हैं, भाजपाई लोग, आरएसएस वाले, ये लोग परम पाखंडी होते हैं। ये लोग जनता के बीच इस तरह का अपना बनाए रहेंगे छवि कि हम लोग तो बड़े सात्विक हैं, हम लोग तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। कुछ दिनों पहले भी मैंने वाजपेयी पर एक वीडियो बनाया था कि किस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की, लेकिन जिंदगी भर राजकुमारी कौल नाम की एक महिला को अपनी रखैल बना के रखता था। वही हाल उमा भारती का भी है। इसने भी गोविंदाचार्य के साथ गुलछर्रे उड़ाए, सब कुछ किया और उसके बाद बिल्कुल सन्यासी के मुद्रा में आ गई, सनातन धर्म की रक्षा के लिए बड़ी-बड़ी बातें बनाने लगी। और यदि आपकी शादी नहीं हुई और आप मजबूरी में सन्यासीन बनी हैं, तो आपके सन्यास पर भी लानत है। इस पर तो मुझे वही कहावत याद आती है कि 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मतलब गोविंदाचार्य के साथ पूरा इश्क फरमाने के बाद जब आपकी शादी किसी वजह से नहीं हो सकी, तो आप सन्यासी बन गई, आपने भगवा चोला धारण कर लिया और आप बड़ी-बड़ी बातें बताने लगी भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।